हेलो बच्चों, मैं संदीप जांगिड़ हमारे अपने यूट्यूब चैनल आर्य एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट सीकर से एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। देखो बच्चों, अब तक हमने जो वीडियो कंप्लीट किए थे, जो चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, वो हमने केमिकल बॉन्डिंग किया, मॉल कॉन्सेप्ट किया। मॉल कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमने ऑर्गेनिक के भी 2-3 वीडियो डाले थे, जहाँ पे एल्कोहल फिनोल ईथर की बात की थी, कार्बोनिल कंपाउंड की बात की थी। इसके साथ हमने रिडॉक्स रिएक्शन है उसको भी कंप्लीट किया, केमिकल बॉन्डिंग है उसको भी कंप्लीट किया। अब देखो, जो पीरियोडिक टेबल था उसको भी हमने कंप्लीट किया। आज जो नए चैप्टर की हम जो शुरुआत करते हैं वो चैप्टर है हमारा इक्विलिब्रियम। देखो, ये चैप्टर जेट के अंदर और जेट के साथ साथ जो आईसीआर है उन दोनों के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से कम जो क्वेश्चन आते हैं दोनों एग्जाम्स के अंदर मिला के वो 5 से 6 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। कितने हैं? 5 से 6 क्वेश्चन। ठीक है, अब देखो इक्विलिब्रियम में हम क्या क्या पढ़ेंगे। इक्विलिब्रियम में हम इसको 2 भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो हम बात करेंगे इसकी केमिकल इक्विलिब्रियम की। किसकी बात करेंगे? केमिकल इक्विलिब्रियम की। दूसरी हम जो डिस्कस करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे किसको? आयनिक इक्विलिब्रियम को। किसको करेंगे? आयनिक इक्विलिब्रियम को। देखो, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? इक्विलिब्रियम का मतलब है साम्य। क्या है? साम्य। ठीक है, जिसको हम साम्य अवस्था भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो केमिकल का मतलब है, केमिकल को हम इसको कहेंगे रासायनिक साम्य। क्या कहेंगे? रासायनिक साम्य। जहाँ पे जो रिएक्शंस है उन रिएक्शंस के बीच में, अभिक्रियाओं के बीच में जो साम्य स्थापित होता है उसको हम क्या कहेंगे? रासायनिक साम्य कहेंगे। दूसरा जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक कौन सा है? आयनिक साम्य। दूसरा कौन सा है? आयनिक साम्य। देखो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोनों के दोनों, रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य। आयनिक साम्य से भी एक अकेले चैप्टर से भी कम 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, और रासायनिक साम्य से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग इन दोनों चैप्टरों का जो वेटेज है वो मिनिमम 5 से 6 क्वेश्चन मान सकते हो आप। ठीक है, 5 से 6 क्वेश्चन का मतलब लगभग 20 से 25 नंबर के आप क्या है यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, यहाँ से क्वेश्चन आपको थ्योरी बेस पे भी पूछा जा सकता है। थ्योरी के साथ साथ जो आयनिक साम्य है यहाँ से और जो रासायनिक साम्य, दोनों से न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। लेकिन कभी कभार बच्चों को क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चर के जो बच्चे हैं उनको क्या आती है? डिफिकल्टी आती है। डिफिकल्टी कहाँ पे आती है? उनको डिफिकल्टी आती है प्रॉब्लम्स पे। कहाँ पे? प्रॉब्लम्स का मतलब है वहाँ पे न्यूमेरिकल में ज़्यादा डिफिकल्टी आती है। कैसे इसको न्यूमेरिकल को सोल्व करते हैं, उनको यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। मतलब उनको पता नहीं चलता कि आयनिक साम्य के अंदर कौन सा फॉर्मूला अपन को यूज करना है। अब देखो, इन्हीं प्रॉब्लम्स को हमको दूर करना है, और इसी के साथ साथ आपको दोनों चैप्टर हैं रासायनिक साम्य और आयनिक साम्य को आपको एक अच्छे से डिटेल से अच्छे लेवल के पे आप न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम्स है वो भी हम सोल्व करेंगे। ठीक है, उसके साथ साथ जो थ्योरी में आज तक जो प्रीवियस ईयर के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनको भी हमें डिस्कस करेंगे। देखो, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं इक्विलिब्रियम से। साम्य का मतलब क्या होता है? देखो, छोटा सा पॉइंट है, साम्य का मतलब क्या है। ठीक है, देखो साम्य का मतलब क्या, आप मैं फिजिक्स के अंदर बताता हूँ। देखो, फिजिक्स में क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आपने कभी भी, जैसे हम किसी सर्कस वगैरह में देखते हैं या कभी कभार जो बाहर से जो खेल वगैरह दिखाने के लिए आते हैं, उसमें क्या होता है कि जैसे एक रस्सी होती है, उस रस्सी के ऊपर कोई भी बच्चा वगैरह जैसे क्या होता है वो चलता है, और चलने के बाद में क्या करता है, अपने जो दोनों हाथ को क्या करता है ऐसे फैलाए रखता है। इसका मतलब वो क्या कर रहा है, वहाँ पे चल रहा है, उसका क्या है? बैलेंस बना हुआ है। क्या है? बैलेंस बना है। बैलेंस का मतलब वहाँ पे वो संतुलन अवस्था में। ठीक है, अब देखो संतुलन अवस्था में क्यों है? क्योंकि उसको क्या करते हैं, जितने भी जो बल लग रहे हैं वो सारे के सारे बल क्या हैं, चाहे उसको सपोर्ट कर रहे हैं बल, या फिर कुछ बल ऐसे हैं वो उनके सपोर्ट करने वाले बल के भी क्या होते हैं? विपरीत बल रखते हैं। लेकिन जब जो बल सपोर्ट कर रहे हैं, इसके साथ साथ जो बल उसके एंटी लग रहे हैं, उनका जो वैल्यू होता है वो वैल्यू क्या होता है? सबका सेम होता है, इक्वल होता है। और जब सेम है तो लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है? उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होती है। तो आप क्या बोलोगे, वहाँ पे जो कुल बल है, नेट फोर्स का जो मान है, वो कुल बल का मान कितना है? 0 है। कितना है? 0 है। और जब कुल बल 0 है, इसका मतलब उस अवस्था को आप क्या कहोगे? संतुलन अवस्था कहेंगे। क्या कहेंगे? संतुलन अवस्था कहेंगे। तो ये तो जो डेफिनेशन है वो डेफिनेशन हम किसके अंदर पढ़ते हैं? फिजिक्स के अंदर। किस में है? फिजिक्स के अंदर। तो साम्य का मतलब यदि फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स का मतलब संतुलन अवस्था। संतुलन अवस्था के अंदर का मतलब क्या है कि जहाँ पे कुछ बल तो क्या करेगा, उसमें चलने में मदद करेंगे, और कुछ बल उनके विपरीत बल भी और काम करते हैं। तो जो फोर्स उसको सपोर्ट कर
कर रहे हैं और जो सपोर्ट्स उनके विपरीत एंटी भी जो काम कर रहे हैं, उनका जो कुल टोटल फोर्स है वो टोटल फोर्स का वैल्यू कितना है, 0। और इस अवस्था को हम क्या कहेंगे, संतुलन अवस्था कहेंगे, बैलेंस कहेंगे। ठीक है, ये तो बात किसकी है, फिजिक्स की। लेकिन हम यहाँ पे किसके अंदर डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री के अंदर डिस्कस करेंगे। तो हम केमिस्ट्री के अंदर इक्विलिब्रियम को हम 2 पार्ट्स में लेके चलेंगे, एक तो केमिकल, दूसरा हमारे पास में कौन सा है, आयनिक इक्विलिब्रियम। अब देखो हम जो पहले जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस किसको करेंगे, हम रासायनिक साम्य को, केमिकल इक्विलिब्रियम को। किसकी बात करेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम को। फर्स्ट जो हमारा है टॉपिक है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम, जिसको क्या कहते हैं हम, रासायनिक साम्य। ठीक है, अब देखो रासायनिक साम्य का मतलब क्या है। देखो जैसे एक रिएक्शन इस साइड फॉरवर्ड की तरफ चल रही है, इसी टाइप से वही रिएक्शन इधर पीछे की तरफ भी चल रही है। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा कि अग्र अभिक्रिया का वेग, अग्र अभिक्रिया का वेग, अग्र अभिक्रिया का वेग या इसको आप क्या बोल सकते हो, दर भी बोल सकते हो। ठीक है, वो बराबर किसके हो जाए, बैकवर्ड रिएक्शन के, पश्च अभिक्रिया के वेग के या दर के बराबर हो जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक साम्य। क्या कहेंगे, रासायनिक साम्य। तो रासायनिक साम्य का मतलब क्या है कि यदि हम केमिकल रिएक्शन की बात करें, इन केमिकल रिएक्शन, इन रासायनिक अभिक्रिया के अंदर बात करें, तो वहाँ पे क्या होगा कि जो फॉरवर्ड रिएक्शन, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है, इक्वल में द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। किसके हो गए, बैकवर्ड रिएक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक साम्य। क्या कहेंगे, रासायनिक साम्य। एफ का मतलब है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब है अग्र अभिक्रिया की दर, आर का मतलब हो गया रेट, रेट का मतलब हो गया दर। ठीक है, इसी टाइप से बी का मतलब क्या है, बैकवर्ड, बैकवर्ड को हम बोलते हैं पश्च अभिक्रिया। क्या कहेंगे, पश्च कहते हैं, या फिर इसको हम प्रति भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं, प्रति भी। ठीक है, और फिर से आर का मतलब क्या हो गया, रेट। तो मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि जहाँ पे फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो बराबर किसके हो जाए, बैकवर्ड रिएक्शन की रेट के बराबर हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, रासायनिक साम्य कहेंगे। इसका मतलब क्या है, देखो जैसे हमारे पास में ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का मतलब है अभिकारक, और ये अभिकारक बदलता किस में है, उत्पाद में, प्रोडक्ट में बदलता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब अभिकारक उत्पाद में बदलता है, इसको तो हम बोलते हैं आरएफ। क्या बोलेंगे, आरएफ फॉरवर्ड कहेंगे। और फिर ये जो उत्पाद है ये वापस किसके अंदर, यदि रिएक्टेंट के अंदर चेंज हो तो इसको हम क्या कहेंगे, बैकवर्ड कहेंगे। क्या कहेंगे, बैकवर्ड कहेंगे। तो इसका मतलब क्या है साम्य पर, कि जितना जो रिएक्टेंट है ये प्रोडक्ट में चेंज होता है, उत्पाद में चेंज होता है, और उतना ही उत्पाद वापस किस में बदले, यदि रिएक्टेंट में बदले, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, रासायनिक साम्य। क्या कहेंगे, रासायनिक साम्य। मतलब क्या है कि जहाँ पे जितना रिएक्टेंट उत्पाद में बदले उतना ही उत्पाद वापस किस में बदले, अभिकारक के अंदर बदले, तो इसके अंदर भी इसको क्या कहेंगे, रासायनिक साम्य कहेंगे। क्या कहेंगे, साम्य कहेंगे। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या है, जितनी यहाँ पे सांद्रता रिएक्टेंट के उत्पाद में चेंज हो रही है, उतनी ही उत्पाद की सांद्रता वापस किस में चेंज हो रही है, रिएक्टेंट के अंदर। इसका मतलब है यदि हम बात करें यहाँ पे सांद्रता के अंदर, तो इसकी सांद्रता में समय के साथ में कोई परिवर्तन नहीं होता। कोई परिवर्तन का मतलब है वहाँ पे सांद्रता क्या होती है, नियत रह जाती है। नियत का मतलब है कांस्टेंट रह जाती है। क्या होती है, कांस्टेंट रह जाती है। तो मतलब क्या है, कहा मैंने ये कहा कि समय के साथ सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं है, समय के साथ सांद्रता में कोई परिवर्तन नहीं होता। इसी को भी हम क्या कहते हैं, इसको भी हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। तो हमने अब तक क्या डिस्कस किया, मैंने बात की थी इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम के अंदर यदि फिजिक्स के अंदर हम डेफिनेशन पूछा जाए, तो फिजिक्स में जितने के जितने जो बल काम कर रहे हैं, चाहे वो उसके सपोर्ट में कर रहे हैं, चाहे वो बल उनके एंटी काम कर रहे हैं, यदि उन कल बलों का जो योग आता है वो योग हमेशा कितना आता है,
जीरो आए, इसका मतलब वो कौन सी अवस्था कहलाती है, उसकी बैलेंस कहलाती है, उसकी संतुलन अवस्था कहलाती है। तो फिजिक्स में तो कुल बल कितने हो गए, जीरो। यदि हम बात करें कि इसके अंदर केमिस्ट्री के अंदर बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर इक्विलिब्रियम को हम दो पार्ट में लेके चलेंगे, एक तो केमिकल इक्विलिब्रियम, दूसरा हमारे पास में कौन सा है, आयनिक इक्विलिब्रियम। देखो केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर क्या आएगा, यहाँ पे हम रिएक्शंस की बात करें, किसकी बात करेंगे, रिएक्शंस की। देखो यहाँ पे क्या है कि जब फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, वो इक्वल किसके हो जाए, द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की। मतलब अगर अभिक्रिया का वेग बराबर किसके हो, पस अभिक्रिया के वेग के बराबर हो, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। फिर देखो यहाँ पे जितना अभिकारक है उत्पाद में चेंज हो रहा है, उतना ही उत्पाद वापस किस में चेंज हो रहा है, अभिकारक में चेंज हो रहा है। इसका मतलब है यहाँ पे देखोगे इसकी सांद्रता क्या होगी, नियत हो गई, क्या होगी, नियत होगी। जो कंसंट्रेशन है वो कंसंट्रेशन क्या हो गया, नियत हो रही है। और जब कंसंट्रेशन नियत है, इसका मतलब ये टाइम के अकॉर्डिंग इसके कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं आता, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहेंगे। क्यों, क्योंकि जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, उतना ही प्रोडक्ट वापस किस में चेंज हो रहा है, रिएक्टेंट में चेंज हो रहा है। अब देखो इससे आगे और पढ़ने से पहले हम पहले जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे केमिकल रिएक्शन की, किसकी बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन की, रासायनिक अभिक्रिया की। देखो रासायनिक अभिक्रिया की हम जब बात करते हैं तो अभिक्रिया दो टाइप की हम पढ़ेंगे। एक तो हम जो अभिक्रिया पढ़ते हैं जो एक साइड में चलती है उनको तो बोलते हैं इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। और एक जो रिएक्शन ऐसी होती है जो दोनों साइड में चलती है, उन रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, उनको बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, तो हम इसकी बात कर लेते हैं केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन। और केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, देखो यदि सपोज करो मैं एक छोटा सा एग्जांपल लिख देता हूँ, जैसे HCl, ठीक है, ये NaOH के साथ मिलेगा और ये मिलकर किसका फॉर्मेशन करता है, NaCl, और NaCl के साथ में ये बनाता है H2। क्या बनाएगा, H2। ठीक है, तो देखो जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट लेते हैं, जो बाईं तरफ है, इनको तो हम क्या कहेंगे, रिएक्टेंट। क्या कहेंगे, रिएक्टेंट कहेंगे, अभिकारक कहेंगे। जो अभिक्रिया में पार्टिसिपेट लेता है, ठीक है, भाग लेता है, और यही अभिकारक आगे कन्वर्ट किस में हो जाता है, प्रोडक्ट में। किस में कन्वर्ट होगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, उत्पाद में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब देखो कुछ रिएक्शन तो क्या होगी, जैसे केवल और केवल ऐसे एक साइड में चलेंगे, ठीक है, और कुछ रिएक्शन ऐसी होंगी जो एक यहाँ पे फॉरवर्ड भी जाएंगे और फॉरवर्ड के साथ साथ वो बैकवर्ड भी जाएंगे। ठीक है, यहाँ से तो आप केमिकल रिएक्शन को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, हम केमिकल रिएक्शन को हम दो पार्ट में लेके चलेंगे। कितने में, दो में। केमिकल रिएक्शन CR, केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया। एक तो हम बात करेंगे अनुत्क्रमणीय की, किसकी बात करेंगे, अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल। क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल कहेंगे। ठीक है, और जो दूसरी हम जो अभिक्रिया पढ़ेंगे वो अभिक्रिया कौन सी पढ़ेंगे, उत्क्रमणीय। किसकी बात करेंगे, उत्क्रमणीय की बात करेंगे। और उत्क्रमणीय को हम क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल। क्या कहेंगे, रिवर्सिबल कहेंगे। तो पहले हम इनकी चर्चा करते हैं कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, दूसरी क्या होती है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है। तो हम जो पहले जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे किसको, अनुत्क्रमणीय को। किसकी बात करेंगे, अनुत्क्रमणीय कि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है, इसके एग्जाम्पल क्या हैं। क्वेश्चन ये भी देखने को मिलता है कि आपको एग्जाम्पल दे देता है और एग्जाम्पल देने के बाद में पूछ लेता है कि कौन सी अभिक्रिया उत्क्रमणीय है, कौन सी अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय। तो केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ आएंगी, एक तो अभिकारक, दूसरा क्या है, उत्पाद। जो अभिक्रिया के अंदर पार्टिसिपेट लेता है, भाग लेता है, उनको तो हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। और यही रिएक्टेंट आगे कन्वर्ट किस में हो जाता है, प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगा। अब देखो ये रिएक्शन यदि एक ही दिशा में चल रही है तो उसको तो हम क्या कहेंगे, इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय कहेंगे। और यदि ये रिएक्शन दोनों साइड में चलती है, जितना आगे की तरफ जाती है उतना यदि पीछे की तरफ जा रही है, उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, उत्क्रमणीय कहेंगे, रिवर्सिबल कहेंगे। क्या कहेंगे, रिवर्सिबल कहेंगे। पहले हम जो बात करेंगे वो हम किसकी बात कर रहे हैं, इरिवर्सिबल की। किसकी बात करेंगे, इरिवर्सिबल की बात करते हैं, अनुत्क्रमणीय की बात करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स भी है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो हम पहले जो चर्चा कर लेते हैं वो हम चर्चा करेंगे अनुत्क्रमणीय की। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। अब देखो अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या था कि जैसे ये अभिकारक था, रिएक्टेंट R लिख दिया मैं से इसको अभिकारक, और ये जो चेंज हो रहा है ये चेंज किस में हो रहा है, प्रोडक्ट में। किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर, ठीक है। इसका मतलब ये जो अभिक्रिया है ये हमेशा कौन सी साइड में चलेगी, ये हमेशा चलती है फॉरवर्ड में। किस में चलेगी, फॉरवर्ड में। फॉरवर्ड का मतलब है ये हमेशा चलती है अग्र दिशा में। कहाँ पे चलेगी, अग्र दिशा में चलेगी, ठीक है। अब देखो अग्र दिशा में चल रही है, यदि मैं आपको यहाँ पे छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे R ये चेंज किस में हो रहा है, P में। यदि सपोज करो इसके जो पहले स्टार्टिंग में मोल थे कितने, 10 थे। कितने थे, 10 थे। अब देखो एक ही डायरेक्शन में चल रही है अभिक्रिया में, इसके उत्पाद के मोल कितने हैं स्टार्टिंग में, 0। कितने हैं, 0, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे ये अभिक्रिया आगे की तरफ बढ़ेगी, इसके जैसे रिएक्टेंट के मोल होगी 9, प्रोडक्ट कितना हो गया, 1, ठीक है। फिर यहाँ पे जैसे इसके 8 हो गए, इसके कितने आ गए, 2, ठीक है। फिर इसके बाद में 7 बना तो इसके कितने बन गए, 3। इसी टाइप से क्या होगा, जो रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट एक टाइम के बाद में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। क्या होगा, समाप्त हो गया। इसका मतलब है ये रिएक्टेंट खत्म हो गया। अब यदि अभिकारक वहाँ पे खत्म हो गया, इसका मतलब वो अभिक्रिया वहाँ पे क्या हो गई, पूर्ण हो गई। पूर्ण का मतलब समाप्त हो गई, समाप्त का मतलब वहाँ पे वो अभिक्रिया क्या हो गई, स्टॉप हो गई, ठीक है। कब, जब रिएक्टेंट वहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। और ये रिएक्टेंट पूरा किस में चेंज हो गया, ये चेंज हो गया किस में, प्रोडक्ट में। किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट के अंदर। तो पहला जो पॉइंट आता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंदर, ये केवल और केवल किस में दिशा में चलती है, एक ही दिशा में, केवल एक ही दिशा में, एक ही दिशा में। और एक ही दिशा का मतलब है कौन सी डायरेक्शन में जाएगी, हमेशा फॉरवर्ड में। किस में जाएगी, फॉरवर्ड के अंदर। फिर देखो दूसरी यहाँ पे पॉइंट क्या है, यदि हम इसकी बात करें, इसको कैसे रिप्रेजेंट, कैसे इसको प्रदर्शित करें, तो इसको प्रदर्शित करने का जो तरीका है, इसको इस टाइप से एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा, इस एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और ये एरो का मतलब है, इसका मतलब ये रिएक्शन कहाँ से, ये रिएक्टेंट से स्टार्ट होगी और रिएक्टेंट के बाद में ये कन्वर्ट किस में होगा, ये कन्वर्ट हो गया किस में, प्रोडक्ट में। किस में चेंज हो गया, प्रोडक्ट के अंदर। अब देखो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट के अंदर चेंज हो गया, इसका मतलब ये अभिक्रिया कहाँ पे जाती है, पूर्णता की ओर होती है। किसमें, पूर्णता की ओर अग्रसर होगी। पूर्णता की ओर अग्रसर का मतलब क्या होगा कि वहाँ पे एक निश्चित टाइम के बाद में है वो अभिकारक क्या आ जाता है, वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। जैसे ख़त्म हुआ या समाप्त हुआ तो वो चेंज किस में हो गया, प्रोडक्ट में। अब यदि अभिकारक ही नहीं है तो वहाँ पे रिएक्शन बढ़ेगी क्या, नहीं। इसका मतलब वो रिएक्शन वहाँ पे क्या होगी, समाप्त होगी। क्या होगी, समाप्त होगी। दूसरी देखो, मैंने आपको बताया था साम्य कब आता है, साम्य तब आता है जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज है उतना ही प्रोडक्ट वापस किस में चेंज हो, रिएक्टेंट में। लेकिन मैंने क्या बोला कि ये अभिक्रिया केवल एक ही डायरेक्शन में होगी। डायरेक्शन का मतलब है ये रिएक्टेंट से किधर की तरफ जा रही है, प्रोडक्ट की तरफ जा रही है। अब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रही है, लेकिन वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ आ रही है क्या, नहीं। इसका मतलब है इसमें साम्य अवस्था आती है क्या, नहीं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें साम्य स्थापित होता है क्या, तो इसमें साम्य अवस्था नहीं आती, इसमें साम्य अवस्था नहीं आती, ठीक है। जैसे पहला क्या लिखा था मैंने, एक ही दिशा में चलेगी, फॉरवर्ड होगी, ठीक है। दूसरी बात, ये रिएक्टेंट से स्टार्ट होती है, रिएक्टेंट के बाद में कन्वर्ट किस में जाता है, प्रोडक्ट के अंदर। और जब रिएक्टेंट ही पूरा हो गया, कन्वर्ट ही किस में हो गया, प्रोडक्ट में, इसका मतलब वहाँ पे अभिक्रिया क्या होगी, समाप्त हो गई, ठीक है, खत्म हो गई, पूरी हो गई। उसके बाद में इसको रिप्रेजेंट हम किसके द्वारा करते हैं, इसको रिप्रेजेंट हम इसे एक सिंगल एरो के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर दूसरा मैंने नेक्स्ट बात क्या पूछा है, नेक्स्ट बात क्या बोली है कि यदि इसमें साम्य अवस्था आती है क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि इसमें रिएक्टेंट तो प्रोडक्ट में बदल रहा है, लेकिन प्रोडक्ट रिएक्टेंट में बदल रहा है क्या, नहीं। इसका मतलब इसमें साम्य अवस्था नहीं आती, ठीक है। यहाँ तक शायद मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब देखो इसके एग्जाम्पल की हम बात कर लेते हैं। किसकी बात करें, एग्जाम्पल के उदाहरण की बात करते हैं। अब देखो उदाहरण के अंदर मैं सबसे पहले आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। देखो हम जैसे हमारे पास में कोई भी एक पेपर है, कागज़ है, ठीक है। उस कागज़ को हम जैसे हम जलाते हैं, ठीक है।
अब देखो कागज था, जलाया था, जलाने के बाद में कन्वर्ट किस में हो गया, वो राख में हो गया। किस में कन्वर्ट हो गया, राख में। अब देखो कागज से तो हमारे पास में राख बन गई, लेकिन आप राख से वापस कागज बना सकते हो क्या, नहीं। इसका मतलब ये एग्जाम्पल किसका है, ये एग्जाम्पल है इरिवर्सिबल का। किसका है, इरिवर्सिबल का। और जो जलाने वाली जो क्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, दहन। क्या कहेंगे, दहन अभिक्रिया कहते हैं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि दहन अभिक्रिया किस टाइप की अभिक्रिया है, तो दहन अभिक्रिया होती है इरिवर्सिबल। क्या होती है, इरिवर्सिबल, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। क्योंकि आपने जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दिया, मैंने आपने एक कागज लेना है, कागज के बाद में जैसे आप उसको जलाते हो, कागज वापस कागज कन्वर्ट किस में हो गया, राख के अंदर। लेकिन राख से आप वापस कागज बना सकते हो कि नहीं, इसका मतलब ये अभिक्रिया कौन सी होगी, अनुत्क्रमणीय। कौन सी होगी, अनुत्क्रमणीय। तो यदि मैं आपको पहला एग्जाम्पल की बात करूं, तो पहला उदाहरण में कौन सी होगी, दहन अभिक्रिया। किसकी बात करूं मैं, दहन अभिक्रिया। तो दहन अभिक्रिया किसका एग्जाम्पल है, अनुत्क्रमणीय। किसका है, अनुत्क्रमणीय। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल दे देते हम कि मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आपने जलाया, और जैसे जलाया तो ये चेंज किस में होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर। किस में चेंज हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड के अंदर। तो ये एग्जाम्पल किसका है, दहन अभिक्रिया का। और ये दहन अभिक्रिया क्या कहलाती है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाएगी। फिर देखो यदि हम और एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है, यदि हम बात करें किसके बीच में, परबल अम्ल और परबल अम्ल के साथ में परबल क्षार की। किसकी बात करें, परबल अम्ल और परबल क्षार के बीच की अभिक्रिया, के बीच की अभिक्रिया। और हमेशा याद रखना यदि अम्ल और क्षार के बीच की अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे, उदासीनीकरण कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, उदासीनीकरण अभिक्रिया। लेकिन आपको छोटी सी बात याद रखनी है कि यहाँ पे जो अम्ल है वो अम्ल भी क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे जो क्षार है वो क्षार भी हमारे पास में कौन है, परबल है। क्या है, परबल है। तो परबल अम्ल और परबल क्षार के बीच की जो उदासीनीकरण अभिक्रिया होती है, न्यूट्रलाइजेशन जो अभिक्रिया होती है, वो अभिक्रिया भी किसका एग्जाम्पल है, तो याद रखना अनुत्क्रमणीय का। किसका है, अनुत्क्रमणीय का। जैसे इसको मैं एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। यदि हमने बात की थी जैसे HCl, उसके बाद में NaOH, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाएंगे NaCl, और NaCl के साथ में क्या बनाते हैं, H2। क्या बनाएंगे, H2 बनाते हैं। तो देखो यहाँ पे HCl किसके रूप में काम करता है, HCl यहाँ पे काम करता है स्ट्रॉन्ग एसिड के रूप में, परबल अम्ल के रूप में। दूसरी हम जो बात करते हैं NaOH की, तो NaOH यहाँ पे क्या है, यहाँ पे NaOH है परबल क्षार। क्या होगी, परबल क्षार होगी। तो इसको हम क्या कहेंगे, अनुत्क्रमणीय, और इसी को हम क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहेंगे। परबल अम्ल और परबल क्षार के बीच की अभिक्रिया किसका एग्जाम्पल है, अनुत्क्रमणीय का। और उदासीनीकरण का मतलब क्या है कि अम्ल और क्षार के बीच की जो अभिक्रिया होती है वो क्या कहलाती है, उदासीनीकरण कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे हमने दो एग्जाम्पल तो पढ़ लिए। पहला कौन सा पढ़ा, दहन अभिक्रिया। दूसरी हमने बात किसकी थी, उदासीनीकरण अभिक्रिया की। तीसरा जो हम एग्जाम्पल बात करेंगे वो है हमारे पास में अवक्षेपण अभिक्रिया। किसकी बात करें, अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन। क्या कहेंगे, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, अवक्षेपण अभिक्रिया। अब देखो अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या बनता है, अवक्षेप बन जाता है। क्या बनेगा, अवक्षेप बनेगा। और वो अवक्षेप किसके रूप में बनता है, एक सॉलिड के रूप में। किसके रूप में बन जाता है, ठोस के रूप में बन जाएगा। और जैसे ठोस के रूप में बना वो क्या हो जाता है, नीचे की तरफ बैठ जाता है। और नीचे की तरफ बैठ गया, इसका मतलब वो एग्जाम्पल भी किसका है, अनुत्क्रमणीय का। किसका है, अनुत्क्रमणीय का। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, यदि हम बात करें NaCl प्लस में AgNO3, NaCl प्लस में AgNO3, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं AgCl प्लस में क्या बनाएंगे, NaNO3। क्या बनाएंगे, NaNO3। ठीक है, अब देखो जो AgCl बना, इसका क्या बनता है, व्हाइट PPT बनेगा, सफ़ेद अवक्षेप बन जाता है। क्या बनेगा, सफ़ेद अवक्षेप बन जाएगा। और ये सफ़ेद अवक्षेप सॉलिड के रूप में कहाँ पे जम जाता है, पेंदे के अंदर जम जाता है। तो ये जो एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल भी किसका होगा, अनुत्क्रमणीय। किसका हो गया, अनुत्क्रमणीय। पहला मैंने बात की थी दहन अभिक्रिया को जलाने की, जैसे मैंने छोटा सा एग्जाम्पल दिया, आप एक कागज़ लेना, उसको जलाना, कागज़ से क्या बनती है, राख बन जाती है। लेकिन राख से आप वापस कागज़ बना सकते हो कि
नहीं, इसका मतलब वो अभिक्रिया कौन सी होगी, अनुत्क्रमणीय। जैसे मैंने बात की किसकी, दहन की। दूसरी मैंने बात की थी न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण। उदासीनीकरण किस किस के बीच में होता है, अम्ल और क्षार के बीच में। लेकिन हम जब परबल और अम्ल और परबल क्षार के जो बीच की जो रिएक्शन की बात करते हैं तो वो भी कौन सी कहलाती है, इरिवर्सिबल कहलाएगी। तीसरा जो हमने बात किसकी की थी, प्रेसिपिटेशन, अवक्षेपण अभिक्रिया की बात की थी। और मैंने क्या बोला था कि अवक्षेपण अभिक्रिया में क्या बनता है, अवक्षेप बनता है। और वो अवक्षेप किसके रूप में, ठोस के रूप में क्या हो जाता है, पेंदे के अंदर जमा हो जाता है। तो वो एग्जाम्पल भी किसका हो गया, अनुत्क्रमणीय। जैसे मैंने बात की थी NaCl प्लस में AgNO3, ये बना क्या दिया, AgCl का सफेद अवक्षेप बनाकर। ये सफेद अवक्षेप, इस एरो का मतलब क्या है, जैसे मैंने ये एरो डाउन किया है ऐसे नीचे की तरफ, इसका मतलब क्या है, ये पेंदे में जाके क्या हो गया, जम हो गया। फिर इसके साथ साथ में क्या बन गया, NaNO3 बन गया। हमने 3 तो बात की। चौथा जो एग्जाम्पल है वो है हमारे पास में रिडॉक्स अभिक्रिया। किसकी बात करते हैं, रिडॉक्स की। रिडॉक्स रिएक्शन का पहले भी मैंने बात की, जहाँ पे ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो हमारे पास में नेक्स्ट एग्जाम्पल किसका है, रिडॉक्स का। देखो रिडॉक्स के अंदर एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे जिंक प्लस में कॉपर सल्फेट, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। अब ये जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को हटा दिया, ठीक है, इसकी जगह खुद आके बैठ गया ZnSO4, जिंक सल्फेट प्लस में क्या बन गया, कॉपर, क्या बन गया, कॉपर। अब देखो हम जब बात करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हम पढ़ेंगे विद्युत रासायनिक, जब पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रासायन जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे आता है विद्युत रासायनिक श्रेणी आती है। क्या आती है, विद्युत रासायनिक श्रेणी। अब देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी के अंदर ज़्यादा ताकतवर कौन आता है, जिंक आता है। अब ये ताकतवर ज़्यादा है, कॉपर क्या है यहाँ पे, कमज़ोर है। तो ये क्या करेगा, इस कमज़ोर को इसकी जगह से हटा दिया और हटा के कौन बैठ गया, जिंक बैठ गया। अब ये कॉपर तो निकल गया बेचारा बाहर, ठीक है। अब कॉपर है कमज़ोर, अब कमज़ोर है तो ये जिंक को हटाएगा क्या उसकी जगह से, नहीं। तो ये एग्जाम्पल भी किसका है, तो ये भी कहलाता है अनुत्क्रमणीय का। किसका है, अनुत्क्रमणीय का। तो हम जब विद्युत रासायनिक श्रेणी हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम पढ़ेंगे, उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे ये जो ताकतवर है ये क्या करता है, इस कमज़ोर को उसकी जगह से हटा देता है और उसकी जगह खुद आके बैठ गया। तो यहाँ पे जिंक से कॉपर सल्फेट के साथ में क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया और यहाँ पे बाहर क्या निकल गया, कॉपर निकल गया। अब कॉपर रह गया कमज़ोर, तो ये इस जिंक को हटा नहीं पाता, तो इसका मतलब ये रिएक्शन वापस से पीछे की तरफ नहीं होगी। तो ये रिएक्शन कौन सी है, अनुत्क्रमण। किसकी बात है, अनुत्क्रमण की। उसके अलावा यदि पांचवा यदि हम बात करें, जो जितने भी यदि खुले पात्र में, यदि खुले पात्र में जो तापीय अपघटन, जितने भी यदि यदि तापीय अपघटन हो रहा है ताप की उपस्थिति के अंदर, वो अभिक्रिया भी कौन सी होती है, तो वो भी कहलाती है अनुत्क्रमणीय। लेकिन पात्र किस टाइप का होना चाहिए, खुला होना चाहिए। किस टाइप का, खुला होना चाहिए। तो हमने बात की थी अनुत्क्रमण की, जो एक ही दिशा में चलती है, कभी भी हमेशा याद रखा, कभी भी साम्य अवस्था प्राप्त नहीं करती है। दूसरा है वो रिएक्शन कहाँ की तरफ जाती है, वो हमेशा किसकी तरफ, पूर्णता समाप्त होने की ओर अग्रसर होती है। इसको हम रिप्रेजेंट किसके द्वारा, एक सिंगल एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है ये अभिकारक ही चेंज किस में हो रहा है, उत्पाद में चेंज हो रहा है, लेकिन उत्पाद अभिकारक के अंदर चेंज नहीं होता। एग्जाम्पल की बात की तो दहन अभिक्रिया, उसके बाद में उदासीनीकरण अभिक्रिया, उसके बाद में बात की थी अवक्षेपण अभिक्रिया, उसके बाद में हमने बात की थी रेडॉक्स अभिक्रिया, और जो लास्ट जो मैंने बोला था कि खुले पात्र में जितनी भी जो विघटन की जो अभिक्रिया हो रही है, तापीय विघटन की जो अभिक्रिया हो रही है, वो अभिक्रिया भी कौन सी कहलाती है, अनुत्क्रमणीय। कौन सी कहलाएगी, अनुत्क्रमणीय कहलाएगी। अब देखो हम जो दूसरा हम जो आगे डिस्कस करेंगे वो डिस्कस कर लेते हैं हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया। किसकी बात करेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया की। नेक्स्ट है हमारे पास में रिवर्सिबल उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और उत्क्रमणीय अभिक्रिया का मतलब कौन सी साइड में जाएंगे, दोनों साइड में, ठीक है। मतलब ये अभिकारक, ठीक है, अभिकारक से किस में चेंज हुआ, प्रोडक्ट में, उत्पाद में, और ये प्रोडक्ट वापस किस में चेंज हो जाता है, अभिकारक के अंदर। इसको हम क्या बोलेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहेंगे, उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो यहाँ पे लिख देते हैं वे अभिक्रिया
अभिक्रिया जो दोनों दिशा में चलती है। दोनों दिशा का मतलब कहाँ पे जाएगी कि फॉरवर्ड भी जाएगी, आगे की दिशा में भी, और फॉरवर्ड के साथ साथ कहाँ पे होगी, बैकवर्ड में भी आएगी, पीछे की तरफ भी आएगी। तो वो क्या कहलाएगी, उत्क्रमण रिवर्सिबल कहलाएगी। इसको रिप्रेजेंट हम किसके द्वारा करते हैं, कैसे इसको प्रदर्शित करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये, ठीक है। ये ऊपर वाला है फॉरवर्ड को और नीचे वाला किसको दर्शाएगा, बैकवर्ड को। किसको, बैकवर्ड को। अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया, जिसको हम प्रतीप अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहेंगे, प्रतीप अभिक्रिया। बैकवर्ड है, बैकवर्ड को हम एक नाम और भी बोल सकते हैं, रिवर्स। क्या बोल सकते हैं, रिवर्स, उल्टा, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। फिर देखो अब जैसे दोनों तरफ चलेगी, तो यहाँ पे देखो एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं कि जैसे रिएक्टेंट था, ये चेंज हो रहा था प्रोडक्ट में, ठीक है। यहाँ पे एरो दोनों आएंगे, फॉरवर्ड का भी और बैकवर्ड का भी। देखो स्टार्टिंग में इसके मोल जैसे मैंने लिए थे कितने, 10, इसके मोल कितने थे, 0, क्योंकि अभिक्रिया डिपेंड किसके ऊपर करती है, वो रेट जो डिपेंड करता है वो किसके ऊपर करता है, रिएक्टेंट पर। किस पे करेगा, रिएक्टेंट पे। फिर यहाँ पे देखो ये 9 हुआ, यहाँ पे इसका 1 मोल बना। फिर यहाँ पे इसके जैसे 8 मोल था, इसके कितने हो गए, 2। फिर इसके जैसे 7 बने, इसके कितने मोल बन गए, 3। फिर यहाँ पे देखो इसके 6 बने, इसके कितने बन गए, 4। लेकिन एक कंडीशन ऐसी आती है कि जहाँ पर दोनों के मोल क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। क्या कहेंगे, बराबर। और इसी को हम क्या कहते हैं, साम्य अवस्था। क्या कहेंगे, साम्य अवस्था कहेंगे। जहाँ पे जितना जो रिएक्टेंट था वो कन्वर्ट किस में हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर, और यही प्रोडक्ट वापस कन्वर्ट किस में हो जाता है, रिएक्टेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस अवस्था को हम क्या कहेंगे, साम्य अवस्था। अब देखो ये हमको लग रहा है कि रिएक्शन जैसे ख़त्म हो रही है, लेकिन ये ख़त्म नहीं होती है। ये जितना रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चल रहा है, बन रहा है, उतना ही प्रोडक्ट वापस कन्वर्ट किस में होता है, रिएक्टेंट में, अभिकारक के अंदर चेंज होता है। इसका मतलब ये अभिक्रिया कौन सी अवस्था में आ गई, साम्य अवस्था में। किस में है, साम्य अवस्था में। और जब साम्य अवस्था में आती है तो ये अभिक्रिया कभी खत्म होगी क्या, नहीं, क्योंकि जितना अभिकारक उत्पाद में चेंज हो रहा है उतना ही उत्पाद होता है वो वापस किस में चेंज हो रहा है, अभिकारक के अंदर चेंज हो रहा है। तो इसका नेक्स्ट जो पॉइंट होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये साम्य अवस्था प्राप्त करती है। क्या करती है, साम्य अवस्था प्राप्त करती है। कौन सी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। दूसरा हमारे नेक्स्ट जो पॉइंट है, कभी भी समाप्त नहीं होती, कभी भी पूर्ण नहीं होती, मतलब चलती रहती है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है कि रिएक्टेंट भी मौजूद है और रिएक्टेंट के साथ साथ उसके अंदर मौजूद कौन है, प्रोडक्ट, दोनों क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। किसके अंदर, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंदर। और जबकि अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या था, जो रिएक्टेंट था वही चेंज किस में हो रहा था, प्रोडक्ट में चेंज हो रहा था। लेकिन यहाँ पे जो खास बात क्या है, खास बात यह है कि जो अभिकारक है वो चेंज किस में हो रहा है, प्रोडक्ट के अंदर, और वही प्रोडक्ट वापस चेंज किस में हो रहा है, अभिकारक के अंदर। तो यहाँ पे मौजूद रिएक्टेंट भी होता है, अभिकारक भी होता है, और यहाँ पे मौजूद कौन होता है, उत्पाद भी होता है। कौन है, उत्पाद भी। अब इसके एग्जाम्पल की हम बात करें, कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल है जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के हैं। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंदर जो पहला हम जो बात करेंगे वो एग्जाम्पल है, जैसे N2 प्लस में 3H2, N2 प्लस में 3H2, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, 2NH3। क्या बनाएंगे, 2NH3 अमोनिया बनाते। क्या बनाएंगे, अमोनिया। नाइट्रोजन के 1 मोल 3 मोल हाइड्रोजन के मिलकर क्या बनाते हैं, 2 मोल अमोनिया के बनाते हैं। और याद रखना इस विधि को हम क्या कहते हैं, हेबर विधि। क्या कहेंगे, हेबर प्रोसेस के नाम से इसको जाना जाता है। तो हेबर प्रोसेस किस टाइप का एग्जाम्पल है, तो आपको याद रखना है उत्क्रमण का। किसका है, उत्क्रमण का। दूसरा हम जो बात करें तो हम जो बात करते हैं जैसे N2 प्लस में O2, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये जो एग्जाम्पल है ये भी किसका हो गया, उत्क्रमण का। तीसरा जो हम एग्जाम्पल की बात करें,
जब हमने खुले पात्र की बात की थी तो खुले पात्र की अभिक्रिया कौन सी थी? अनुत्क्रमणीय। तो यहाँ पे बंद पात्र में तापीय विघटन, बंद पात्र में तापीय विघटन कौन सा एग्जाम्पल है? तो आपको याद रखना है उत्क्रमणीय का। किसका है? उत्क्रमणीय का। नेक्स्ट जो हम बात करेंगे एस्ट्रीकरण की, किसकी बात करें? एस्ट्रीकरण। जो एस्ट्रीफिकेशन है वो भी एग्जाम्पल किसका है? तो वो भी एग्जाम्पल है किसका? उत्क्रमणीय का। और नेक्स्ट जो हम बात करते हैं लवण जल अपघटन, साल्ट हाइड्रोलाइसिस, लवण जल अपघटन की हम बात करें तो ये भी जो एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल कौन सा है? तो ये भी देखने को मिलता है कौन सा? उत्क्रमणीय का। कौन सा है? उत्क्रमणीय का। तो अब तक मैंने जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ ताकि ये माइंड के अंदर आपके ऑटोमेटिक अच्छे से क्या हो जाए? सेट हो जाए। ठीक है, मैंने पहले बात की थी इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम का मैंने क्या बताया था? एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि हमने जैसे रस्सी पर किसी बच्चे को चलते हुए देखते हैं, ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा कहीं पे भी, ठीक है, तो वो क्या करता है? अपने दोनों हाथों को क्या करता है? जैसे फैला के चलता है। ये इसका मतलब क्या है? इसका बैलेंस बना हुआ है, दोनों साइड पे जितना इसके ऊपर फोर्स काम कर रहा है या तो उसको सपोर्ट कर रहा है या फिर वो क्या कर रहा है? उसको मतलब जो सपोर्ट कर रहा है उसके विरुद्ध भी क्या करे? कुछ फोर्स काम भी कर रहे हैं। ठीक है, अब जो सपोर्ट करे या फिर उनके एंटी जो बल काम करें, उन बल की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? सेम है, उनका मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। और इसका मतलब उस पर जो टोटल फोर्स है, मतलब जो काम कर रहे हैं और जो उसके एंटी जो काम कर रहे हैं, उनका जो टोटल वैल्यू फोर्स क्या वहाँ पे जीरो है। अब फोर्स जीरो, इसका मतलब ये क्या है? बैलेंस है। क्या है? बैलेंस है। यदि देखो फोर्स यदि इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब या तो वो इधर गिरेगा या फिर इधर गिरेगा, मतलब वो उसकी क्या हो सकती है? संतुलन अवस्था नहीं होती, वो क्या कहलाती है? उसकी असंतुलन अवस्था। क्या कहलाएगी? असंतुलन अवस्था के लिए। तो फिजिक्स के अंदर तो क्या होता है? फिजिक्स में कहता है कि यदि फिजिक्स के अंदर यदि आपने टोटल फोर्स यदि जीरो किया, इसका मतलब वो कौन सी होगी? इसकी बैलेंस होगी। ठीक है, फिर हमने बात की थी, हमने इक्विलिब्रियम की बात की। इक्विलिब्रियम हम केमिस्ट्री में दो टाइप से लेके चलेंगे, तो केमिकल, दूसरी हम बात करेंगे आयनिक की। केमिकल के अंदर बात की कि जो केमिकल रिएक्शंस होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है, उनमें जो इक्विलिब्रियम आता है उसको हम कहेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है, फिर यदि आयंस के बीच में जो इक्विलिब्रियम आता है उसको हम क्या कहते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। फिर देखो हमने बात की थी किसकी? कि कुछ रिएक्शन तो एक दिशा में चलते हैं, उनको तो कहना है हमने अनुत्क्रमणीय, और जो दोनों दिशा में चलते हैं उसको हमने क्या बोला था? उत्क्रमणीय का था। फिर इनके एग्जाम्पल्स की बात की थी। अब देखो यदि मैं एक छोटा सा बात और बात कर दूँ कि जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया, या मैं बोल दूं कि जो साम्य अवस्था आती है, ये क्यों आती है? क्यों? इसका रीज़न है, क्योंकि क्यों अभिक्रिया साम्य अवस्था प्राप्त करते हैं, इसका रीज़न देख लेते हैं। देखो इसका रीज़न ये है, साम्य अवस्था प्राप्त करने का जो रीज़न है उसकी बात कर लेते हैं। क्यों अभिक्रिया साम्य अवस्था प्राप्त करती है, उसका रीज़न क्या है? देखो उसका रीज़न ये है, जैसे हम ग्राफ के थ्रू समझते हैं इसको। ठीक है, जैसे हमारे पास में ये ऐसे इसको बना देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये एक पॉइंट तो यहाँ पे है, ये पॉइंट, ये यहाँ पे कहलाएगा रिएक्टेंट। क्या कहलाएगा? रिएक्टेंट, जिसको हम कहते हैं अभिकारक। क्या कहेंगे? अभिकारक। और ये अभिकारक चेंज कहाँ पे हो रहा है? जैसे यहाँ पे पॉइंट बना दिया मैंने, ये 1 नंबर दे दिया, ये जैसे यहाँ पे मैंने 2 नंबर दे दिया, ये क्या कहलाएगा? ये यहाँ पे हो गया जैसे प्रोडक्ट। क्या हो गया? प्रोडक्ट हो गया, उत्पाद हो गया, उत्पाद हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ही है, इस साइड में डिनोट कर देता हूँ। जैसे ये है हमारे पास में जी सिस्टम। जी सिस्टम का मतलब है गिब्स ऊर्जा। क्या होगी? गिब्स ऊर्जा। और गिब्स ऊर्जा का मतलब क्या आता है? देखो गिब्स ऊर्जा का मतलब होता है कि ऊर्जा की वह मात्रा, ऊर्जा की वह मात्रा जो उपयोगी कार्य में प्रयुक्त हो, जो यूजफुल कार्य में प्रयुक्त हो, उसको हम क्या कहते हैं? गिब्स ऊर्जा कहेंगे। क्या कहेंगे? गिब्स ऊर्जा कहेंगे। अब देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पे मैं जैसे लगा देता हूँ, तीसरा थर्ड पॉइंट लगा दिया। ठीक है, अब सपोज करो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या किया? इसने इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश्ड किया। क्या क्या? इक्विलिब्रियम किया। और इक्विलिब्रियम मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्या लिखा है? इक्विलिब्रियम पॉइंट मतलब साम्य अवस्था बिंदु लिखा है। अब देखो साम्य अवस्था बिंदु के अंदर क्या है कि जैसे यहाँ से अभिकारक था, ये अभिकारक क्या होता है? ये जैसे घटना स्टार्ट हुआ, अभिक्रिया आगे की तरफ स्टार्ट हुई। ठीक है, और ये अभिकारक चेंज किस में हो रहा है? उत्पाद के अंदर चेंज हो रहा है।
और लेकिन एक पॉइंट ऐसा आता है यहाँ पे जिसके ऊपर जो गिब्स ऊर्जा का मान क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए, न्यूनतम हो जाए। मतलब यहाँ पे जो गिब्स ऊर्जा है वो गिब्स ऊर्जा क्या होगी, मिनिमम, क्या होगी, न्यूनतम होगी। और जब गिब्स ऊर्जा न्यूनतम हो जाए, डेल्टा जी का मान 0, या मैं बोल दूं कि जी का मान क्या हो जाए, वहाँ पे मिनिमम न्यूनतम हो जाए, इसका मतलब यहाँ पे क्या आता है, साम्य अवस्था आती है। और साम्य अवस्था का मतलब है यहाँ पे वो क्या कर लेता है, स्टेबिलिटी गेन कर लेता है, स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। क्या कर लेता है, स्थायित्व ग्रहण कर लेता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि साम्य अवस्था क्यों लेती है अभिक्रियाएं, वो इसलिए लेती है क्योंकि वहाँ पे जो गिब्स ऊर्जा का मान क्या हो जाए, न्यूनतम हो जाए, क्या हो जाए, न्यूनतम हो जाए। या मैं बोल दूं कि गिब्स ऊर्जा के बीच में जो अंतर है वो अंतर का मान क्या हो जाए, 0 हो जाए। और जैसे 0 होगा इसका मतलब वो अभिक्रिया क्या कर लेते हैं, स्थायित्व ले लेती है। क्या लेती है, स्थायित्व ले लेते हैं। इस वजह से अभिक्रिया क्या करती है, साम्य अवस्था प्राप्त करते हैं, इक्विलिब्रियम पॉइंट प्राप्त करती है। तो यदि आपसे पूछ लिया जाए कि साम्य अवस्था पे क्या होता है, तो साम्य अवस्था पे गिब्स ऊर्जा का मान न्यूनतम होता है। या फिर पूछ लिया जाए कि गिब्स ऊर्जा अंतर की बात हो, गिब्स ऊर्जा अंतर का मान, डेल्टा जी का मान वहाँ पे क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, ताकि वहाँ पे रिएक्शन क्या होती है, वहाँ पे स्थायित्व गेन कर लेती है। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो वीडियो में हम इसके आगे और डिस्कस करेंगे। आज तक की वीडियो के लिए हम यहीं तक बात करते हैं। आप इस वीडियो को अच्छे से देखो, देखने के बाद में आप नोट्स प्रिपेयर करो और हो जितना पॉसिबल है और भी बच्चों को आप इनको क्या करो, शेयर करो और यहाँ पे सब्सक्राइब करो, ताकि आपको जो कंटेंट वो बेटर से बेटर आपको मिल सके। उसके साथ साथ जो भी आपकी जो प्रॉब्लम्स है, आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करें, हम केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करें, जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स आपकी क्या हो जाए, वहाँ पे सोल्व हो जाएगा।